और बड़ी खबर डोनेट्स्क से जुड़ी हुई है। डोनेट्स्क को लेकर क्रेमलिन ने एक बड़ा फैसला लिया है। फ्रंट लाइन पर लगाए जाएंगे डिफेंस सिस्टम। ड्रोन ब्रिगेड की भी तैनाती डोनेट्स्क में की जाएगी। डोनेट्स्क पर संपूर्ण नियंत्रण का प्लान अब दिख रहा है यहां पर। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम बड़े नेता न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की ने भी यूएनजीओ को संबोधित किया है। इस दौरान ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिले। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को रूस में काउंटर अटैक का एक नया ब्लूप्रिंट दिखाया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूप्रिंट देखने के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूस में हमला करने की अनुमति दे दी और इसी के बाद यूक्रेन रूसी धरती को बुरी तरह जला रहा है। तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप और ज़ेलेंस्की की यह साजिश यूरोप विध्वंस की एक बड़ी वजह बनने जा रही है। ट्रंप ने रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस में तबाही मचाने का नया प्लान ट्रंप को पेश कर दिया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को ज़ेलेंस्की का काउंटर प्लान इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दे दी। अब इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर यूक्रेन ने रूसी धरती को दहलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स पिछले 48 घंटे से रूस में नॉन स्टॉप हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की का पहला टारगेट है रूसी नेवी को शक्तिहीन करना। यही वजह है कि यूक्रेन क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक हमले कर रहा है। नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी लग गई। हमले की वजह से नोवरोसिस्क पोर्ट पर मौजूद कई इमारतों में आग लग गई। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस के 2 AN-26 ट्रांसपोर्ट विमान को जला दिया। सेवास्तोपोल में रूसी नेवी से जुड़ा रडार स्टेशन भी तहस नहस हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले की वजह से तुआप्से बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकी भी देनी शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि युद्ध का परिणाम अब हथियार ही तय करेंगे। जाहिर है ज़ेलेंस्की में यह हौसला ट्रंप का साथ और सैन्य मदद मिलने के बाद आया है। तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने रूस में विनाश का जो नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, अब हम आपको उसे समझाते हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को रूस संहार का प्लान पेश किया। यूक्रेन ने यह प्लान पेंटागन की मदद से तैयार किया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के रूसी संहार प्लान की तारीफ की। यूक्रेन और यूरोप का प्रयास सफल रहा। ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया है। अब ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए तैयार भी हो गए। यूक्रेन अब अमेरिका की मदद से काउंटर अटैक करेगा। रूस में हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट देगा। यूक्रेन और अमेरिका ने काउंटर अटैक का सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया है, बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब नई रणनीति के तहत ही रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को समाप्त कर रही है। सालातोव में यूक्रेन ने रूस की ऑयल इंडस्ट्री को टारगेट किया। हमले में इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सारातोव में यूक्रेन के हमले की वजह से रूसी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई।
रास्नोदर में रूस का केमिकल कॉम्प्लेक्स बर्बाद हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले की वजह से रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। पेट्रोल के लिए शहर शहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। सबसे भयावह स्थिति क्रीमिया की है। यहां तो तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। क्रीमिया के साथ साथ पूरे दक्षिणी रूस में तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। और यूक्रेन के जबरदस्त हमलों के बाद रूस में किस तरह से ऊर्जा आपातकाल लग गया है, अब कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझिए। दरअसल यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में तेल उत्पादन क्षमता से भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह से रूसी पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन में तेल सप्लाई नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में 360 पेट्रोल और गैस स्टेशन ठप हो गए। रूस में करीब 14% तेल की सप्लाई में कमी आ गई है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस की 17 ऑयल रिफाइनरी ठप हो चुकी हैं। इसकी वजह से रूस की करीब 42% तेल उत्पादन क्षमता कम हो गई है। सबसे बुरा हाल क्रीमिया का है। यहां रूस के करीब 50% यानी आधे गैस स्टेशन ठप हो गए हैं। तेल के लिए क्रीमिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेनी सेना अमेरिका और नेटो की मदद से रूस में एक साथ डबल टैप अटैक कर रही है। एक तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को जलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ रूस की सैन्य शक्ति को चोट पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन रूस की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। ताकि नुकसान से परेशान रूसी सेना खुद ही युद्ध रोकने पर विवश हो जाए। रूसी धरती के साथ साथ युद्ध भूमि में भी यूक्रेन रूसी फौज को जख्म दे रहा है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के Su-34 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस की कमांड पोस्ट को समाप्त कर दिया तो खार्किव में रूस की एक सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। ट्रंप के आदेश पर ज़ेलेंस्की सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन को डराकर बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। आशंका इस बात की भी है कि ट्रंप पुतिन की सत्ता गिराने की तैयारी में है ताकि अमेरिका के इतिहास में वो अमर हो जाए। लेकिन ट्रंप का ये प्लान सफल होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर यूक्रेन के हमले इसी तरह होते रहे तो पुतिन यूरोप को जलाने के लिए बारूदी अभियान लॉन्च कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जिस अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई, जहां से शांति स्थापना का प्रयासों पर जोर दिया गया, अब वही अलास्का बैटल ग्राउंड बनने की ओर बढ़ रहा है। यूरोप के साथ टकराव शुरू करने के बाद रूस ने अलास्का को बैटल ग्राउंड में बदलने की शुरुआत कर दी है। यानी यूरोप के साथ साथ रूस ने अमेरिका पर भी रणनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने अलास्का के ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ की कोशिश की है। इसके बाद अमेरिका हाई अलर्ट पर है और अपने विमान एयरबॉर्न कर दिए। देखिए अमेरिका के साथ रूस ने टकराव क्यों बढ़ाया है और इसे रोकने के लिए ट्रंप कहां एटमी तैनाती कर चुके हैं। यूरोप में अपनी साइबर शक्ति और वायु शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी, क्योंकि UNGA में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने रूस को टारगेट किया। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और इसके साथ ही रूस को कागजी शेर तक कह दिया।
They've been 3.5 years and they've gotten not so far. So we'll see what happens. But the other side can fight too, and they've proven that. Maybe it could be that Russia's a paper tiger. ट्रंप के इस नीति परिवर्तन का जवाब रूसी वायुसेना ने ठीक उसी क्षेत्र में दिया है जहां से यूक्रेन युद्ध विराम स्थापना की कोशिश शुरू हुई थी। 15 अगस्त को रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात अलास्का के एंकरेज शहर में एल्मिंडॉफ एयरबेस पर हुई। हवाई सलामी के साथ दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन अब इसी एयरबेस पर स्पेशल अलर्ट जारी हो चुका है। अलास्का का एंकरेज शहर विमानों की गरज से गूंज रहा है और बेरिंग स्ट्रेट पर अमेरिकी जेट गश्त लगा रहे हैं। रूस ने बिना बोले अपने जेट अलास्का के करीब भेजकर ट्रंप को संदेश दे दिया है कि जिसे वो कागजी शेर समझते हैं, उसके पंजे अपने पुराने इलाके अलास्का पर झपट्टा मारने के लिए तैयार हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट है कि अलास्का के आसपास संदिग्ध विमान मंडराते देखे गए, जो अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बहुत करीब गश्त लगा रहे थे। माना जा रहा है कि ये रूसी वायुसेना के विमान थे जिन्होंने अलास्का में घुसपैठ की कोशिश की। एस्टोनिया, लिथुआनिया में भी रूस ने यही पैटर्न अपनाया। उसके बाद यूरोप के 3 नॉर्डिक देशों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए और अब अलास्का में भी यही हो रहा है। अलास्का की रडार पर संदिग्ध विमानों का सिग्नेचर देखते ही एल्मिंडॉफ एयरबेस पर सायरन गूंजने लगे। अलास्का में संदिग्ध विमान दिखने के बाद नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एक्शन में आ गया। नोराड ने अपने टोही विमान अवैक्स और फाइटर जेट एयरबॉर्न कर दिए। इन्हें संदिग्ध विमानों को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया। करीब 1.5 महीने पहले जिस अलास्का में शांति की अपील हो रही थी, वहां बैटल ग्राउंड जैसा आपातकाल लागू हो गया। तो संदिग्ध विमानों की जानकारी मिलते ही अमेरिका ने एल्मिंडॉफ और एल्सन एयरबेस से अपने जेट और मिड एयर रिफ्यूलिंग स्ट्रेटो टैंकर रवाना कर दिए। इन विमानों ने अलास्का के सेवार्ट पेनिनसुला पर घंटों तक गश्त लगाई। इसके साथ ही बेरिंग स्ट्रेट पर भी उड़ान भरी। अमेरिकी वायुसेना को संदेह था कि 26 अगस्त की तरह एक बार फिर रूसी विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन कर सकते हैं। 26 अगस्त को रूस के IL-20 विमानों ने अमेरिकी एयर स्पेस में घुसपैठ की थी। इस बार रूस को रोकने के लिए टोही विमान, फाइटर जेट और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे गए। स्ट्रैटो टैंकर इसलिए भेजे गए ताकि टोही विमान और जेट जरूरत पड़ने पर कई घंटे तक उड़ान भर सके और इन्हें उड़ान के दौरान ही फ्यूल दिया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति का धैर्य जवाब दे चुका है, क्योंकि युद्ध रोकने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बावजूद इसके अमेरिकी प्रशासन रूस के संपर्क में है। UNGA के दौरान रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने राष्ट्रपति का रुख रूस के सामने रखा और युद्ध रोकने की अपील की। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद संदिग्ध विमानों के चलते अलास्का में सायरन बजने लगे। विदेश मंत्रियों की मुलाकात के साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी 24 सितंबर को ही रूस को चेतावनी दी थी। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो और पुतिन का रुख है कि युद्ध विराम रूसी शर्तों पर होगा। इन चेतावनियों का असर भी पुतिन पर नहीं हुआ है। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर अंदर इन 2 चेतावनियों का जवाब दे दिया है। इसीलिए अलास्का के 2 एयरबेस पर स्पेशल अलर्ट जारी हुआ और अमेरिका को अपने विमान एयरबॉर्न करने पड़े। ट्रंप भी रूस की ओर से बढ़ते हुए खतरे को देख रहे हैं और इसीलिए रूस के करीब परमाणु युद्धाभ्यास किया गया है। रूसी नेवी के फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड ने उत्तरी यूरोप के ऊपर परमाणु ड्रिल की है।
तो अमेरिकी नेवी के E-6B मर्क्यूरी एयरबोर्न न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का कॉल साइन कॉस्ट 43 है। इस विमान ने परमाणु युद्धाभ्यास किया है। जर्मनी में एयरबोर्न न्यूक्लियर कमांड पोस्ट तैनात हो चुकी है। अमेरिकी नेवी का यह विमान रैमस्टीन एयरबेस पर उतरा है। उत्तरी यूरोप में स्ट्रैटकॉम यानी अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट ने अभ्यास किया है। इस वक्त यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के अफसर जर्मनी में मौजूद हैं और यह रूस के लिए बड़ा खतरा है। रूस के खिलाफ परमाणु प्रतिरोध शक्ति तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने परंपरागत और लंबे युद्ध की तैयारी भी तेज कर दी है। अमेरिकी डिफेंस कंपनी ने एक कम लागत वाली क्रूज मिसाइल बराकुडा 500 का टेस्ट किया है। अमेरिका जानता है कि रूस से मुकाबला करना है तो ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा भंडार तैयार करना होगा। लेकिन अमेरिका की चिंता है नेटो मुख्यालय से जारी रिपोर्ट। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने जनवरी 2025 में यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा था कि रूस 3 महीने में जितने हथियार बनाता है उतने हथियार पूरे नेटो देश मिलकर भी नहीं बनाते। लॉस एंजलिस से अंकारा तक पूरे साल में रूस के बराबर हथियार का प्रोडक्शन नहीं होता है। रूस परमाणु शक्ति से लेकर परंपरागत हथियारों और ड्रोन तकनीक में नेटो से कहीं आगे है। उसकी मिसाइलों को गिराने वाले डिफेंस सिस्टम तक नेटो के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि जब तक हो जंग टाली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूरोप में रूस का विस्तार करने के लिए क्रेमलिन ने एक नई रणनीति बनाई। नेटो का दावा है कि रूस ड्रोन घुसपैठ कराकर यूरोपीय देशों की सुरक्षा जांचने में जुटा है। उसी हिसाब से हमले की योजना तैयार की जाएगी, जबकि नेटो का प्लान है कि किसी भी तरह से रूस को यूक्रेन युद्ध तक सीमित रखना है, जिससे नेटो यूरोप में एक सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर सके। क्योंकि रूस ने ड्रोन घुसपैठ का दायरा पूर्वी यूरोप से बढ़ाकर उत्तरी यूरोप तक कर दिया है। अभी तक बाल्टिक देशों पर रूस के हमले का खतरा था, लेकिन अब नॉर्डिक देश भी रूस के रडार पर आ चुके हैं। यही वजह है कि नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नेवल फ्लीट को उतारा है, जो कैलिनिनग्राड और एस्टोनिया के पास युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे दोनों जगहों पर रूस को काउंटर किया जा सके। अब समझिए यह नौबत क्यों आई, जिससे नेटो के तेवर अचानक से आक्रामक हो गए हैं। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ, पोलैंड में रूसी जेट पहुंचे। लिथुआनिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, लिथुआनिया में ही रूसी जेट भी पहुंचे। एस्टोनिया में रूसी जेट की घुसपैठ, रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, मोल्दोवा के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन जा घुसे। अब डेनमार्क में भी रूसी ड्रोन 2 बार घुस चुके हैं। यानी रूस लगातार नेटो के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, लगातार ड्रोन की घुसपैठ का दायरा बढ़ा रहा है। अब नेटो को जवाब देना है कि वो कैसे रूसी घुसपैठ को रोक पाता है। डेनमार्क में पिछले कुछ दिन में 2 बार रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। पहली बार 17 सितंबर को ड्रोन डेनमार्क के एयर स्पेस में घुसे थे और कुछ देर रुककर लौट गए थे। लेकिन अब 23 सितंबर की रात को फिर से ड्रोन पहुंचे। इस बार कई ड्रोन घुसे, लेकिन 2 ड्रोन एयरपोर्ट के पास जा पहुंचे। डेनमार्क में रूसी ड्रोन पहुंचने से हड़कंप मच गया। हाई अलर्ट जारी है। ड्रोन देखते ही मार गिराने का फरमान जारी हो गया है। डेनमार्क ने नेटो से बात की है और सुरक्षा मजबूत करने के लिए मदद मांगी है।
नेटो को अंदेशा है कि रूस सिर्फ धमकी से नहीं मानेगा, युद्ध की तैयारी करनी होगी। इसी वजह से नेटो ने रूस के पास पड़ने वाले देशों में डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। इसके अलावा बाल्टिक, आर्कटिक और काला सागर में वॉरशिप लगाए जा रहे हैं, जिससे तीन तरफ से रूस पर शिकंजा कसा जा सके। अगर रूस बाल्टिक मोर्चे पर किसी भी देश पर हमला करता है तो नेटो बाकी दोनों मोर्चों को एक्टिव करके रूस पर हमला कर सकता है। इसी तरह बाकी दोनों मोर्चों में से रूस कहीं भी एक्टिव हुआ तो जवाब में बाकी मोर्चे एक्टिव कर दिए जाएंगे। नेटो का यह प्लान पेंटागन के पास अप्रूवल के लिए गया है, जबकि अब ट्रंप के तेवर भी रूस के लिए बदल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि यूरोप शीत युद्ध 2 की तरफ बढ़ रहा है। और रूस के टारगेट पर नॉर्डिक देश डेनमार्क आ गया है, जहां उसने ड्रोन घुसपैठ कराई। कैलिनिनग्राद से छोड़े गए ड्रोन 57 किलोमीटर दूर कोपेनहेगन के एयरपोर्ट तक जा पहुंचे। इसके अलावा दूसरा ड्रोन डेनमार्क के चौथे बड़े शहर ऑलबॉग पहुंचा, जो कैलिनिनग्राद से 706 किलोमीटर दूर है। यहां भी एयरपोर्ट तक ड्रोन पहुंचा था। दोनों ही जगह यानी कोपेनहेगन और ऑलबॉग शहर के एयर स्पेस में ड्रोन जा पहुंचे थे, जो वहां के एयरपोर्ट के ऊपर थे और ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के एकदम पास जा पहुंचे थे, जिससे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सारी फ्लाइट्स रोक दी गई। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन एयरपोर्ट की जासूसी करने आए थे। इसी दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और दोनों जगहों पर रूसी ड्रोन को मार गिराया। पूरे यूरोप में रूस के ड्रोन का खौफ है, क्योंकि अभी तक रूस के मंसूबे तक नेटो नहीं पहुंच पाया है कि आखिर रूस ड्रोन क्यों भेज रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ड्रोन भेजकर नेटो की तैयारी पता करना चाहता है। बार बार ड्रोन भेजना सिक्योरिटी चेक करना है। इसके अलावा रूस घुसपैठ से बताना चाहता है कि वो कहीं भी हमला करने में सक्षम है। दरअसल ये यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के बाद की तैयारी है, क्योंकि पुतिन रूस का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो नए टारगेट फिक्स कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन अभ्यास किया जा रहा है। जिसके जरिए युद्ध का दायरा और तीव्रता की जांच की जा रही है कि रूस की पहुंच एक वक्त में कहां तक है। पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी यूरोप में रूस अपने ड्रोन भेज चुका है, यानी रूस कहीं भी हमला कर सकता है। जबकि रूस के पास पहले से ही लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद है। रूस ने धमकी दी है कि ब्रसेल्स में मौजूद नेटो हेडक्वार्टर को सिर्फ 16 मिनट में उड़ा सकता है। रूस की धमकी से संकेत मिल रहा है कि रूस नेटो से युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिससे यूरोप में कभी भी घमासान मच सकता है। तो यूरोप में टारगेट फिक्स हो चुके हैं। अब नेटो पर औरशनिक प्रहार करने की बारी है और इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, जहां मात्र 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। और इसी तरह पेरिस में भी औरशनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी 2480 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी 2500 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है।
जो तैयारी यूरोप में की जा रही है वो रूस और नेटो के बीच विध्वंस का संकेत दे रही है, क्योंकि रूस एक तरफ यूक्रेन को तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरे यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजकर खौफ फैला रहा है। बाल्टिक सागर में ड्रिल कर रहे जर्मनी के वॉरशिप के पास तक रूसी विमान जा पहुंचा। सिर्फ 100 मीटर ऊपर एयर पेट्रोलिंग की, जिससे जर्मनी ने वॉरशिप पर अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और ऑनिक्स मिसाइल कैलिनिनग्राड पर तैनात कर दी हैं। साथ ही ऑरेस्टिक मिसाइल वॉर रेडी कर दी हैं। जबकि रूस की तैयारी देखकर यूरोपीय देश सुरक्षा इंतजाम में जुटे हैं। पोलैंड ने रूस के फाइटर जेट को गिराए जाने के लिए नेटो से कहा है, जबकि तुर्की ने लिथुआनिया में अवैक्स तैनात कर दिए हैं, जिससे रूसी ड्रोन और जेट पर निगरानी रखी जा सके। इन सब के बीच नेटो एक साथ कई मोर्चों पर हथियारों की तैनाती करके युद्धाभ्यास कर रहा है, जो रूस को सीधा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन को युद्ध के लिए ट्रंप ने खुली छूट दे दी है। नेटो देशों से भरपूर हथियार सप्लाई हो रही है और रूस में तेल ठिकाने जल रहे हैं। ऐसे में वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा, इसलिए कीव पर कब्जे का एक नया अभियान शुरू हो सकता है। रूस का मकसद अब सिर्फ कीव की तबाही नहीं है, बल्कि कीव पर कब्जा करना है। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी शुरू भी हो गई थी। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस ने बेलारूस में हजारों सैनिकों को भेजा था। अब माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद बेलारूस फ्रंट खुल सकता है और रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये वो बता चुके हैं। Could be that Russia is a paper tiger. अब बारी पुतिन की है। युद्ध को लेकर दो बड़ी खबरें हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को नई रफ्तार मिल सकती है और नया टर्न भी आ सकता है। 25 सितंबर को रूस के परमाणु उद्योग की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप को जवाब देंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि बेलारूस में युद्धाभ्यास खत्म होने के बावजूद रूसी सेना वापस नहीं लौटी है। ट्रंप ने रूस के लिए जो जो कहा है, आज उसका जवाब पुतिन दे सकते हैं। वहीं पुतिन एक महाजंग के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि रूस में इस वक्त कई विदेशी मेहमान मौजूद हैं। पहला नाम बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का है, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिनांग ह्लाइंग, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी। साथ ही ईरान, उज्बेकिस्तान, अरब के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पुतिन अपने समर्थकों के साथ व्यापार और युद्ध पर कई दौर की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम लुकाशेंको हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस की सेना ने सपाट युद्धाभ्यास के बाद जंग की तैयारी की है। सवाल है कि क्या रूस अपनी सेना वापस बुला लेगा या फिर इस युद्धाभ्यास के बाद सेना को जंग में भेजा जाएगा। क्रेमलिन में पुतिन और लुकाशेंको को कई फैसले लेने हैं। इसमें रूसी सैनिकों की वापसी या तैनाती या फिर किसी मिशन पर भेजने का निर्णय हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस के कीव कब्जे के अभियान की शुरुआत होने वाली है। बेलारूस से कीव पर कब्जे की कोशिश होगी। फिलहाल बेलारूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती है। रूसी टैंक और वाहन भी बॉर्डर पर तैनात हैं। ये सभी युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस लाए गए थे।
माना जा रहा है कि कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी दोनों सेनाएं इस बार कीव मिशन के लिए एक साथ रवाना होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और पूर्व में रूस के सैनिकों की कामयाबी की धीमी रफ्तार से बौखलाए रशियन प्रेसिडेंट ने बेलारूस के साथ अटैक का नया प्लान तैयार किया है। बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज नीप्रो नदी के किनारे से आगे बढ़ सकती है। यहां से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है। बेलारूस से जंग शुरू होने पर यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बेलारूस के रास्ते आखिरी रण की प्लानिंग हो सकती है। यूक्रेनी सेना का पूरा फोकस इस वक्त डोनेस्क और सूमी जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने पर है। यूक्रेन की सेना खेरसोन, ज़पोरिज़िया में जंग लड़ रही है और क्रीमिया में हमले कर रही है। ऐसे में बेलारूस फ्रंट खुलने से यूक्रेन को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर होना होगा। दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन को सेना उत्तर में शिफ्ट करनी होगी। दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस के लिए आगे बढ़ना आसान होगा। पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का पलटवार कमजोर होगा। रूस से बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। 24 सितंबर को रात भर वेनेत्सिया में एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया। रूस के हमलों के बाद वेनेत्सिया शहर के एक हिस्से में बिजली काट दी गई है और रेल सेवा को भी रोकना पड़ा है। हालांकि रिहायशी इलाकों में धमाके नहीं हुए हैं। रूसी सेना ने चेर्निहिव में इस्कंदर M मिसाइल से हमला किया और कई ड्रोन प्रहार भी किए। इस हमले में यूक्रेन सेना के सेंटर को निशाना बनाया गया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की आशंका है। रूस के जबरदस्त प्रहार के बीच कुपियांस्क और खार्किव में कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। इन हमलों के बीच अब पुतिन यूक्रेन के अधिक से अधिक हिस्से में कब्जे का प्लान एक्टिव करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पुतिन अब कीव पर कब्जे का अभियान चला रहे हैं। यूरोप की एकजुटता दिखने के बाद रूस को युद्ध विराम की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि अब कीव में भारी तबाही आ सकती है। दावा यह भी है कि बेलारूस से हमला शुरू करने के प्लान के तहत ही बेलारूस के करीब मौजूद देशों में ड्रोन और फाइटर जेट भेजकर नेटो की तैयारी और रिएक्शन का जायजा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के आक्रामक रुख से विश्व युद्ध का खतरा तो बढ़ता जा रहा है। इससे अमेरिका और यूरोप चिंता में है। इसीलिए अमेरिका सहित यूरोप ने डिफेंस की तैयारी और ऑफेंस की तैयारी भी तेज कर दी। इसके साथ ही रूस की एटमी शक्ति को आंकने के लिए भी रिसर्च और इंटेलिजेंस विंग काम कर रही है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रूस की एटमी शक्ति पर एक रिपोर्ट जारी की है। FAS की न्यूक्लियर नोटबुक के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बता रहे हैं कि रूस ने धरती, समंदर और आसमान से फायर करने के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए। रूस ने महासंग्राम की तैयारी पूरी कर ली है। समंदर के गहरे पानी में आसमान की ऊंचाइयों पर जमीन के सामरिक ठिकानों से परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यह खुफिया रिपोर्ट खुद अमेरिका ने तैयार की है और TV9 भारतवर्ष ग्लोबल एक्सक्लूसिव स्टोरी में एक एक डिटेल अपने दर्शकों को बताने जा रहा है।
2025 में रूस के पास कुल 5,459 परमाणु वॉरहेड्स होने का अनुमान है। इनमें से 1,718 वॉरहेड्स मोर्चे पर तैनात हैं, जबकि 2,591 रिजर्व में रखे गए हैं और 1,150 रिटायर्ड परमाणु हथियार हैं। हालांकि टॉप सीक्रेट कुछ और भी हो सकता है। यह सिर्फ इंटेलिजेंस के आधार पर अनुमान लगाया गया है। रूस ने अलग अलग मोर्चों पर जो हथियार तैनात किए हैं उनके बारे में जानकारी है कि समंदर में रूस ने SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रखी हैं। इनमें पहली मिसाइल है बुलावा और दूसरी है सिनेवा। दोनों MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस हैं। इनमें 400 किलोटन और 600 किलोटन के वॉरहेड लोड हैं। समंदर में रूस ने कुल 992 एटमी वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। इसी तरह जमीन पर महाविनाश की मिसाइलें हमले के लिए तैयार रखी गई हैं। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप तैनात कर दी है। जमीन पर रूस ने RS-20V के 34 लॉन्चर, एवरगार्ड के 12 लॉन्चर, RS-12M के 18 लॉन्चर, RS-12M2 के 60 लॉन्चर, RS-24 यार्स के 180 लॉन्चर, RS-28 सरमत के 3 लॉन्चर वॉर रेडी रखे हैं। ये सभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें MIRV तकनीक से लैस हैं। इन पर कुल 1,254 एटमी वॉरहेड लोड किए गए हैं। रूस की मिसाइल शक्ति का लोहा नेटो भी मानता है और उसके पास इन मिसाइलों को रोकने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। जमीन और समंदर के साथ साथ रूस ने आसमान से भी बड़ी मात्रा में एटमी वॉरहेड लॉन्च करने की तैयारी कर रखी है। रूस ने 52 Tu-95MS, 15 Tu-160 बॉम्बर्स पर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। आसमान में रूस ने कुल 586 वॉरहेड लॉन्च के लिए तैयार रखे हैं। यह सिर्फ अटैक की तैयारी है। डिफेंस के मोर्चे पर भी बड़ी मात्रा में एटमी हथियार तैनात हैं। यानी अगर रूस पर पहले परमाणु हमला होता है तो नेवल मिसाइलों और लैंड बेस्ड मिसाइलों से पलटवार की तैयारी है। यह रिपोर्ट अमेरिका के वैज्ञानिकों और इंटेलिजेंस विंग ने तैयार की है। अमेरिका के FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की न्यूक्लियर नोटबुक में छापा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूसी परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने में देरी हो रही है, लेकिन फरवरी 2026 में न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने के बाद रूस वॉरहेड्स की तैनाती को 60% तक बढ़ा सकता है। और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक ईरान के न्यूक्लियर मिशन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा चुकी है। ईरान ने मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया था, लेकिन अब ईरान ने इजरायल की सरकार और खुफिया एजेंसी दोनों को चौंका दिया है। ईरान ने टीवी पर इजरायली न्यूक्लियर मिशन से जुड़ी एक साइट और वैज्ञानिकों की जानकारी वाला वीडियो प्रसारित कर दिया है। दावा है कि इजरायल की हर खुफिया जानकारी तेहरान तक पहुंच चुकी है। याद ही होगा आपको ईरान इजरायल के बीच वो 12 दिनों का घमासान। बारह दिनों के युद्ध में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी ताकत का परिचय दिया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई वैज्ञानिक मारे गए। अब ईरान ने इसका जवाब दिया है। पहले ये दो वीडियो देखिए। वीडियो में इजरायल से लाखों संवेदनशील सैन्य और परमाणु दस्तावेज निकालने के ऑपरेशन का खुलासा किया गया है। दूसरे वीडियो में सीक्रेट तहखानों की तस्वीरें जहां इजरायल का न्यूक्लियर मिशन चल रहा है।
ईरान के खुफिया मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीवी पर एक शो से दावा किया है कि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की खुफिया जानकारी अब ईरान के पास है। ईरान ने वीडियो दिखाया जिसमें इजरायली परमाणु और रेमोना साइट की तस्वीर थी। इसमें इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी है। परमाणु मिशन से जुड़े 189 वैज्ञानिकों और टॉप अधिकारियों की जानकारी है। ईरान ने दावा किया कि इजरायली अधिकारियों ने घूस लेकर जानकारी लीक की है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल का मजबूत खुफिया तंत्र लाचार रहा और ईरानी जासूसों ने अपना काम कर दिया है। यह इजराइल के लिए चेतावनी भी है। ईरान ने यह जताने की कोशिश की है कि अगर अब ईरान के न्यूक्लियर मिशन को नुकसान पहुंचाया गया तो इजराइल को भी गंभीर अंजाम भुगतना होगा। इजराइल के सीक्रेट ठिकानों तक पहुंच बनाना और फिर उसे टेलीविजन पर जारी करना इजराइल को उकसाने वाला कदम है। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल इसका बदला ले सकता है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि उनके देश ने कभी भी परमाणु हथियार नहीं चाहे थे और न कभी चाहेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान अपनी मिसाइल साइटों की मरम्मत कर रहा है। ईरान के मिसाइल के परीक्षण का भी दावा किया गया है। एक रिपोर्ट में दावा है कि चीन की मदद से ईरान मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश में है। रूस भी ईरान की मदद कर रहा है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने मॉस्को में रूसी कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। ईरान में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के निर्माण पर सहयोग के लिए डील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका में पहले फ्रांस के राष्ट्रपति और अब तुर्की के राष्ट्रपति के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान है। न्यूयॉर्क की सड़क पर खड़े हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और उनके सामने न्यूयॉर्क पुलिस और एर्दोआन के सुरक्षा अधिकारियों में बहस हो रही है। न्यूयॉर्क में पुलिस ने तुर्की के राष्ट्रपति का काफिला रोक दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस सड़क से एर्दोआन को जाना था वहां से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजर रहा था। इस बात से न सिर्फ एर्दोआन भड़क गए बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात अफसर बेकाबू हो गए। कुछ अफसरों ने तो बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश तक कर डाली। न्यूयॉर्क पुलिस और तुर्की के अधिकारियों में काफी देर तक इसी तरह से बहस होती रही, लेकिन पुलिस ने एर्दोआन के अधिकारियों की एक नहीं सुनी। एर्दोआन को तभी जाने दिया गया जब ट्रंप का काफिला वहां से गुजर गया। यह कोई पहली बार नहीं है जब न्यूयॉर्क पुलिस ने किसी देश के राष्ट्रपति के काफिले को रोक दिया हो। 2 दिन पहले 22 सितंबर को इसी तरह से न्यूयॉर्क में पुलिस ने ट्रंप की वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के काफिले को रोक दिया था। इस बात से भड़के मैक्रो ने सीधे ट्रंप को फोन लगा दिया था। President, I'm really sorry. Just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. That's why. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. न्यूयॉर्क में एर्दोआन और मैक्रो के साथ जो कुछ हुआ उसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इसे अमेरिका में 2 देशों के राष्ट्र प्रमुखों का अपमान बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।